गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द श्री रॉयल फैमिली में सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर्स के कुछ 100+ क्वेश्चंस जो कि हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जिस भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछी जाती है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम इसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स से अतिरिक्त जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कवर कराते चलेंगे। और वहीं ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे देश और विदेश में क्या चल रहा है ये भी सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम देखेंगे कि मई मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो मनाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला डे होता है हमारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे होता है। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और वहीं 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 22 मई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट डेज हैं ये कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम्स में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कभी भी कोई भी एग्जामिनर अगर डे पूछता है तो इनसे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज पहले ही कवर कर लिए मई मंथ के। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है असम और चौथा है हमारे पास कर्नाटका। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पिक्चर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, जो इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट जोगी जोफा एक जगह है असम के अंदर, वहाँ पे ये विकसित किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के संदर्भ में भारत का मिशन संकल्प किस पर बल देता है। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है किसी भी कीमत पर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करना। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण आयामों को संतुलित करना सतत विकास के संदर्भ में भारत का ये मिशन जीवन संकल्प को बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, और इसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड की हुई है। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत जीवन को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 पर शुरू की गई भारत की ये एक वैश्विक पहल है। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात में 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना हासिल करके SJVN लिमिटेड का लक्ष्य 2040 तक कितनी मेगावाट बिजली हरित ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को करीब पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 50,000 मेगावाट। तो यहाँ 50,000 मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता को पहुंचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य एशियाई फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कितने रेंज देशों ने सहयोग में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया है 30+ देशों ने यहाँ पे सहयोग किया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एथलेटिक्स दिवस की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एथलेटिक्स महासंघों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो सीधी सी बात है, एथलेटिक्स महासंघों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। और वहीं बात करें, विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वो हमारा 7 मई को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खेल जो है राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की मेज़बानी कर रहा है। तो ये राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे जो है समारोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण होने वाला है? तो ये होने वाला है फ्रेंड्स तीसरा 2023 में। और वहीं बात करें, पहला भुवनेश्वर में हुआ था और दूसरा हुआ था कर्नाटक में, और इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। और वहीं बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 21 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का अनावरण किया था। और बाद में फरवरी 2020 में मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किया, जबकि कर्नाटक ने 2022 में आयोजित दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी। और तीसरा संस्करण अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता मेला आयोजित कर रहा है? तो फ्रेंड्स हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा है श्रम और रोजगार मंत्रालय, चौथा है वाणिज्य उद्योग विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में राज्याभिषेक समारोह के बाद कैमला क्या उपाधि धारण करेगी? तो ये जो कैमला है ये ब्रिटिश की महारानी है, जो कि यहाँ पे हमने इनका पिक्चर सेट किया हुआ है। तो ये कैमला जो ब्रिटेन की महारानी है, ये राज्याभिषेक के बाद कौन सी उपाधि धारण करेंगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जो है वो क्वीन कंसोर्ट की उपाधि धारण करेंगी। और विश्व में जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है तो वो है इन्हीं के पास, ब्रिटिश की महारानी कैमला के पास, आज तक की सबसे ज़्यादा, जिसमें 29,000 पुलिस वाले ऑलवेज, 29,000 सिक्योरिटी ऑलवेज इनके साथ इनकी रक्षा के लिए लगी रहती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अजय विज को भारत में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है एक्सेंचर ने इनको मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों की निम्नलिखित में से किस शाखा ने LOC जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है पर महिलाओं अधिकारियों की पोस्टिंग को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व बैंक, प्रादेशिक सेना, सीमा सुरक्षा बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक सेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो फ्रेंड्स ये जो है वो हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। और वहीं बात करें सर्जियो पेरेज की, तो ये सर्जियो पेरेज जो है टीम रेड बुल से संबंधित हैं। और लुइस हैमिल्टन जो हैं वो लुइस हैमिल्टन टीम मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, जो कि ब्रिटेन के एक ड्राइवर हैं। और फर्नांडो अलोंसो जो हैं वो फर्नांडो अलोंसो टीम एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवीण चित्रवेल ने हाल ही में मई 2023 में क्यूबा में ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो है वो तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भारतीय ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने हवाना, क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना में प्रूएबा डे कॉन्फेंसियन 2023 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीतते हुए 17.37 मीटर के प्रयास के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चित्रवेल 2016 में बेंगलोर से तीसरे इंडियन ग्रांप्री में रंजीत माहेश्वरी द्वारा बनाए गए 17.30 मीटर के पिछले पुरुषों के ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है हमारे कार्लोस अल्काराज ने। और वहीं बात करें टेनिस टूर्नामेंट और कोर्ट की, तो टूर्नामेंट जो है वो, और यहाँ पे ये कोर्ट रखे हैं, ये टूर्नामेंट है। विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कठोर मैदान में, और फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान में, और US भी कठोर, या फिर ये कोर्ट जो होते हैं वो इस तरह की ज़मीन या फिर बोले मैदान बने होते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा INS मगर, जिसे हाल ही में मई 2023 में सेवा मुक्त किया गया है। सेवा मुक्त मतलब इसको
अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है, अब इससे काम नहीं लिया जाएगा। तो ये कौन सा हमारा इंडियन नेवल शिप था? तो फ्रेंड्स ये जो था वो हमारा उभयचर आक्रमण जहाज़ था, जो कि पानी में और मिट्टी में दोनों तरह से ये आक्रमण कर सकता था, दुश्मनों को हरा सकता था। तो भारतीय नौसेना का जहाज़ मगर नाम का जो था INS नेवल इंडियन नेवल शिप, जो कि लैंडिंग शिप टैंक बड़ा भारतीय नौसेना का उभयचर हमला जहाज़ 36 साल की असाधारण सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। सेवा मुक्त समारोह दक्षिणी नौसेना कमान में आयोजित किया गया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल को मई 2023 में स्वदेशी VTOL लॉइटरिंग गोला बारूद का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है हमारा वायुसेना को, भारतीय वायुसेना। और वहीं बात करें भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन विकसित लॉइटरिंग गोला बारूद प्राप्त हुआ है। ये सभी प्रकार के इलाकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संचालित करने में सक्षम है और किसी भी कर्मियों को जोखिम में डाले बिना 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को मार गिरा सकते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा विकसित स्वायत्त प्रणाली को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं नेक्स्ट है हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि हमने पहले ही इसको बता दिया था। ये इसकी जो है थीम क्या है, इसमें पूछा गया है विश्व रेड क्रॉस की थीम क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम है वो एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई थी और विश्व रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य संघर्ष में लोगों की रक्षा करना है। और बात करें इसकी स्थापना स्विस सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी ड्यूरेंट ने की थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में है। और इसने 1917, 1944 और 1963 में 3 बार नोबेल शांति के लिए पुरस्कार जीता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और पीटर मॉरोर अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 जुलाई 2012 में इसका पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश ने पहला अरोमा पार्क स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स ये करेगा हमारा कन्नौज के अंदर। और उत्तर प्रदेश का कालोन शहर कन्नौज राज्य का पहला अरोमा पार्क स्थापित करने जा रहा है। पार्क का निर्माण तमिल की कंपनी टैमी हाउस करेगी और कन्नौज में अरोमा पार्क बनाने के पीछे 2 कारण हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो कारण है हमारा वो ये है कि यहाँ एसेंशियल ऑयल आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर खुशबू भी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ बने उत्पादों को विदेशों में भी भेजा जाएगा। खुशबुओं का शहर के नाम से जो है वो भी कन्नौज को जाना जाता है। वहीं बात करें अरोमा पार्क बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारत के परफ्यूम उद्योग की चीनी और बेल्जियम और अन्य देशों पर निर्भरता ख़त्म करना, इंडिपेंडेंट बनना। जिन कांच की शीशियों में कन्नौज का इत्र भरा होता है उनमें ज़्यादातर चीन और दूसरे देशों में से आती हैं। कन्नौज में ही परफ्यूम के लिए कांच की बोतलें बनती हैं। यहाँ कंपनी की प्राथमिकता है। इसके लिए यहाँ कांच की शीशी और स्प्रे भी बनाया जाता है, साथ ही इसकी पैकेजिंग भी यहीं पर होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और अच्छा भी है कन्नौज के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, बरेली, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली। नाथ पंथ एक बात करते हैं नाथ संप्रदाय की, तो नाथ पंथ एक हिंदू धार्मिक परंपरा है जिसकी उत्पत्ति 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत में हुई थी। नाथ पंथ विनाश और पुनर्जन्म के हिंदू देवता शिव की शिक्षाओं पर आधारित है। नाथ पंथ योग, ध्यान और शारीरिक शक्ति के महत्व पर जोर देता है। और वहीं नाथ पंथ एक गैर सांप्रदायिक परंपरा है और इसके सदस्य भी जातियों और पृष्ठभूमियों से आते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। गोरखनाथ को नाथ पंथ का ही संस्थापक माना जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बरेली में नाथ कॉरिडोर को विकसित करने की योजना बना रही है। बरेली शहर के साथ पौराणिक नाथ मंदिरों अलखनाथ मंदिर, मधीनाथ, तपेश्वरनाथ, गोपेश्वरनाथ, पशुनाथ
और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह राज्य में नाथ संप्रदाय को समर्पित करने वाला पहला धार्मिक स्थल होगा। कौन? बरेली। तो हो सकता है नाथ संप्रदाय क्या है या फिर कौन सी शहर में बनाया जाएगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप लोग देखते चलिए। एथलेटिक्स ज्योति याराजी फेडरेशन कप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीती, तो उसने कितने सेकंड में पोडियम पर शीर्ष हासिल किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है उनकी तस्वीर लगाई थी एथलेटिक्स ज्योति एराजी की, बट बाय मिस्टेक इनका यहाँ पे नहीं लग पाया। और वहीं बात करें, इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 12.86, 12.87, 12.88 और 12.89। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 12.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू को स्थान ले लिया है? किरेन रिजिजू के स्थान पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल। और वहीं बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच फिर से विभागों का आवंटन कर दिया गया है। और वहीं बात करें, अर्जुन राम मेघवाल को भारत के नए कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किरेन रिजिजू को वहां से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का विभाग दे दिया गया है और जितेंद्र सिंह को पृथ्वी मंत्रालय के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम जो है अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हमको शिक्षा के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट को दिया जाता है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। अगर आप आज विदेश मंत्री हैं तो कल आप गृह मंत्री बन सकते हैं, परसों आप जो है रक्षा मंत्री बन सकते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको किस सेक्टर में नॉलेज है, आपको किसी भी सेक्टर में भेज दिया जाता है। तो ये है हमारे देश की राजनीति, तो जो कि अभी आपने देखा भी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा साउथ एशियन युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में संपन्न हुई। यह निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया था हमारा ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, और शिमला हिमाचल प्रदेश की, इम्फाल मणिपुर की, सिक्किम गंगटोक की। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बाद ईटानगर में संपन्न हुई। चैंपियनशिप में भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल जैसे 6 देशों के 100 से अधिक एथलेटिक खिलाड़ी और अधिकारियों ने भाग लिया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ एशियन युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन से देशों ने भाग लिया, या कितने देशों ने, या फिर इनमें से किस देश ने भाग नहीं लिया, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 2023 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन का निवेश करेगी? 4 ऑप्शन है, गूगल, अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन वेब सर्विस। और वहीं बात करें, अमेजन वेब सर्विस AWS ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की पहली वंदे भारत ट्रेन को उद्घाटन किया है। तो ये जो ट्रेन है वो किस रूट से चलेगी या कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी पुरी से हावड़ा। पुरी जो है वो उड़ीसा में पड़ता है और हावड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ट्रेन 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उड़ीसा के खोरगा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालासोर जिलों से पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वा मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। और ये हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 20 मई से शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने सर्वसम्मति के साथ अपना एक CM नियुक्त कर दिया है, जो कि हैं हमारे सिद्धारमैया, जो कि पहले जो थे वो
बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। और कांग्रेस द्वारा 135 सीटों के 100 सीटों के साथ राज्य चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वाड देश जो हैं जिसमें इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो ये करेगा हमारा भारत। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सऊदी अरब और भारत मिलके क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाले हैं। और वहीं बात करें INS तरकस और INS सुभद्रा अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो फ्रेंड्स इसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो थीम थी या फिर जो विषय था वो था एग्रीमेंट टू एक्शन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी। तो 4 ऑप्शन है, फार्मूला 1, लंबी कूद, टेनिस, बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो शैली सिंह है वो लंबी कूद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीतकर किसने इटालियन ओपन जीता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डेनियल मेडवेदेव। तो टेनिस में उपयोग की जाने वाली कुछ शब्दावली यहाँ पे लिख कर लाया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है सर्विस, ग्रैंड स्लैम, एडवांटेज, ड्यूस, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ग्रास कोर्ट, ब्रेक ड्रॉप, नेट प्ले, बेसलाइन आदि शामिल हैं। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रायवकीना ने यूक्रेन की एना हेलेना कालिनाना को 6.410 से हराकर खिताब जीता है। तो इसका जो हमने आंसर बताया वो डेनियल मेडवेदेव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मई 2023 को हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। और वहीं भारत ने ग्लोबल साउथ के कई देशों सहित 100 से अधिक देशों को कोविड-19 टीका की लगभग 300 मिलियन खुराकें भेजी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कितनी अच्छी बात है कि मुफ्त हवाई यात्रा करने को मिलेगी। तो ये राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं। और 21 मई 2023 को 32 वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रयागराज की यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि इनको फ्री यात्रा कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, बूढ़े व्यक्तियों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हवाई यात्रा से आसानी से उपलब्ध कराना है। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला प्रथम भारत का राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये की है हमारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक उच्च रक्तचाप मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है हमारा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है।
तो ये कौन सी खान बन गई है जो कि 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन करेगी? तो फ्रेंड्स ये बन गई है छत्तीसगढ़ की। गेवरा खदान के विस्तार से सेकल को 2025 तक कोयला उत्पादन को 250 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और वहीं बात करें जो गेवरा कोयला खदान का विस्तार से यह एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन खदान बन गई है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये कि गेवरा कोयला खदान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। और ये जो गेवरा खदान है वो किससे संबंधित है, तो कोयला से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और वहीं बात करें भारत में मई 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया गया है। तो सेब इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस देश को नीति से बाहर रखा गया है या फिर वो पॉलिसी उस पर लागू नहीं होगी? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है हमारे पास, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। केंद्र सरकार ने उन सेबों के आयात पर रोक लगा दी है जहां CIF लागत, बीमा, माल ढुलाई, आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम या उसके बराबर है। और 50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत वाले सेबों के लिए आयात नीति मुफ्त बनी हुई है। सेब आयात नीति में किया गया संशोधन भारत के पड़ोसी देश भूटान पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी है हमारे अमिताभ कांत ने। और मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है, जो एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS हैं और नीति आयोग के CEO के रूप में भी कार्यरत हैं। उनकी अन्य पुस्तकों में ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 आदि शामिल भी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2023 में हाल ही में चक्रवात मोचा की खबर देखी गई। तो मोचा नाम किस देश ने दिया? तो ये जो मोचा नाम दिया है ये दिया है यमन ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह निम्नलिखित में से किस जिले में पहला फार्मा पार्क बनाएगा? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, झांसी, लखनऊ, ललितपुर, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। तो ललितपुर में ये पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मई 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा हाट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा सिलहट में, जो कि बॉर्डर हाट बुधवार शनिवार को 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच खुला रहेगा, संचालित किया जाएगा। इसमें भारत के 26 स्टॉल और बांग्लादेश के 24 स्टॉल होने वाले हैं, जो कि पारंपरिक वस्तुओं को शुल्क मुक्त बेचेंगे, बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगी। और बिल्कुल मुफ्त नहीं, यानी वहाँ पे कोई भी कर वगैरह या फिर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो वस्तु जिस रेट में है उसी रेट में दी जाएगी, कोई शुल्क अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिलहट संभाग में यह चौथा सीमा हाट है, जिसमें से 3 वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और 3 और सीमा हाट संभाग में खोले जाने की योजना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक एक नई किताब समाचारों में देखी गई थी। यह किसके द्वारा रचित की गई है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है के शैलजा द्वारा। और कोच्चि वीएनएल फाउंडेशन के पूर्व CEO और पत्रकार के शैलजा ने अपनी नई किताब माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी है। और वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 7 मई 2023 को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा पंडित रामकिशन जी को। और वहीं बात करें पंडित रामकिशन जी जो थे वो राजनीति से संबंध रखते थे, पूर्व लोकसभा के सांसद सदस्य थे। पंडित रामकिशन को 7 मई 2023 को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष
मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वह एक बार लोकसभा के लिए 1977 में और 4 बार राजस्थान विधानसभा के लिए 1962, 1965, 67, 1974, 1990 में चुने गए थे। और यह पुरस्कार उन्हें प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और सांसद मधुलिमय के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले कौन भारतीय बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं अभिलाष टॉमी। अगला प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनली के पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर। तो फ्रेंड्स ये इकोनॉमिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आई होप ये पूछा भी जा सकता है। तो इसका जो सही विकास दर है वो 6.2 मॉर्गन स्टैनली के अनुसार। बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो 18 मई 2023 को मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष जो अभी चल रहा है 2023-24 में भारत की विकास दर जो है वो 6.2% रहने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का शीर्षक जो रहता है वो एशिया इकोनॉमिक्स द व्यू पॉइंट एड्रेसिंग द फेसबुक टू ओवर कंस्ट्रक्टिव व्यू। और मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेशक बैंक है और वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क एक अमेरिका का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो म्यांमार के लिए जो सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया था इसका नाम था ऑपरेशन। अन्य ऑपरेशन की भी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ऑपरेशन करुणा क्या था। चक्रवात मोचा जो कि म्यांमार में आया था और मोचा का नाम रखा था यमन ने। चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। राहत सामग्री ले जाने वाले भारतीय नौसैनिक 3 जहाज़ों को म्यांमार के यांगून भेजा गया, जहां INS शिवालिक, INS कोमार्टा, INS सावित्री में आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, पानी के पंप, दवाएं, तिरपाल, स्वच्छता संबंधी सामान म्यांमार पहुंचे। तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि हाल ही में करुणा ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? तो म्यांमार में उनकी सहायता के लिए। दूसरी चीज़, चक्रवात मोचा कहाँ आया? तो आया म्यांमार में। चक्रवात मोचा का नाम किसने रखा? यमन ने। और वहीं बात करें चक्रवात मोचा जब आया यमन में तो वहाँ कौन कौन से भारतीय नौसैनिक पहुँचे? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक नहीं होगा और 3 ये अभी हमने बताया ये हो सकते हैं। और बात करें अन्य ऑपरेशन की, तो सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और वहीं ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियानों के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया था, जो कि अभी हाल ही में चलाया गया था, आप लोगों ने देखा भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है एन चंद्रशेखरन को। तो एन चंद्रशेखरन सेवेलियर डे लीजन डी ऑनर जो है वो इसे रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता था। यह सैन्य और नागरिक दोनों में योग्यता का सर्वोच्च फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है और इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा को अप्रैल 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही बात करें टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अभी हमने बताया सेवेलियर डे लीजन डी ऑनर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये जो है एन चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और पीछे जो हमने सफ़ेद सागर ऑपरेशन छूट गया था, वहाँ पे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका को सौंपा गया था। कोड नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स
2023 में मुंबई का रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स जो मुंबई का रैंक है वो छठा है और नाइट फ्रैंक के अनुसार मुंबई 5.5% की वृद्धि के साथ उच्च अंत आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में छठे स्थान पर है। तो 46 शहरों की रैंक जारी की गई, जिसमें मुंबई जो है हमारा महाराष्ट्र की राजधानी, भारत का एक सबसे बड़ा शहर, वित्तीय राजधानी भी कहलाती है, तो वो छठे स्थान पर था। और बेंगलुरु और नई दिल्ली ने भी 2022 कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में अपने पिछले 37वें और 39 रैंक से क्रमशः 16वें और 22वें रैंक पर पहुंचकर सूचकांक में रैंक में वृद्धि हासिल की है। तो पहले ये 37 में थे और अब 16 में, और ये 39 से 22वें स्थान पर काफ़ी हद तक इन्होंने सुधार किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है AK जैन को। और वहीं बात करें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की, तो यह भारत की संसद के अधिनियम के तहत गठित भारत में एक वैधानिक निकाय है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 द्वारा इसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि कौन से वैधानिक निकाय हैं और कौन से संवैधानिक निकाय हैं और कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो ये एक कानून द्वारा स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। और वहीं बात करें, मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। तो UPSC के जो अभी नए हेड हैं वो हैं हमारे मनोज सोनी, और UPSC को भारतीय अनुच्छेद 315 में इसका विवरण है। और प्रवीण सूद को CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और UPSC जो है वो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो जाएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से इलाहाबाद के लिए, जो कि अभी हाल ही में बन रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ। तो बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो 19 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका को गुड़गांव में खैरकी दडौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा। यह 8 लेन की होगी, एलिवेटेड रोड भी होगी। एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुड़गांव के बीच यात्रा के समय में लगभग 30 मिनट की कमी आने की उम्मीद है। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में रतन लाल कटारिया को 18 मई को निधन हो गया। तो जो रतन लाल कटारिया थे वो किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये रतन लाल कटारिया जो थे वो राजनीति से संबंधित थे, वो एक पॉलिटिशियन थे। वही बात करें, उन्होंने 7 जुलाई 2021 तक जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। वह अम्बाला से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अम्बाला से 13वीं लोकसभा के चुनाव में भी चुने गए थे। तो काफ़ी अहम भूमिका रही है इनकी पॉलिटिशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरत बाबू का 22 मई 2023 में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स ये शरत बाबू किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे जो शरत बाबू थे जो वो अभिनेता थे एक, शरत बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है 2025 को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को विश्व भाला फेंक रैंकिंग के में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन आप लोग कैसे ही भूल सकते हो। नीरज चोपड़ा जी को यहाँ पे विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 घोषित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने 1455 अंकों के साथ ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से आगे शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है,
राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये ट्री सेवा की है शुरू राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये ट्री सेवा है क्या, एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है, ट्री सेवा किससे संबंधित है या फिर ट्री सेवा क्या है, किस राज्य ने चलाई है। तो फ्रेंड्स, उदयपुर की जैव विविधता की रक्षा के लिए ट्री एम्बुलेंस सेवा एक मिशन में बदल गई है, क्योंकि 5000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और वाहन की मदद से देखभाल की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने 13वीं सुंदरीमन कप जीता है। तो फ्रेंड्स जी, ये 13वां सुंदरीमन कप जो है वो चीन ने जीता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी ने। पापुआ न्यूगिनी ने, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 2 और 3, सॉरी फ्रेंड्स, 2 और 3 ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए किया था रतन टाटा जी को, पापुआ न्यूगिनी और फिजी ने नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों की प्रजातियों का संरक्षण शीर्षक वाली एक रिपोर्ट समाचार में देखी गई थी, यह निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था उत्तराखंड द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार तीसरी बार प्रीमियम लीग की खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जीता है हमारा मैनचेस्टर सिटी द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में इसरो ने एक नया नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम हमको बताना है। तो इसका जो नाम है वो NVS-01 इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में यूके के कन्वेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर कौन बन गए हैं। तो ये जो पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर जो हैं वो जसवंत सिंह बिरदुई बन गए हैं। अगला प्रश्न है, रे स्टीवेंसन का हाल ही में निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे। तो ये रे स्टीवेंसन जो थे वो अभिनेता थे, इन्होंने काफ़ी फिल्में भारतीय सिनेमा को दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, तो इस अभ्यास का नाम बताना है। तो ये जो अभ्यास है वो हमारा टाइगर शार्क 40 ये नौसैनिक अभ्यास है, टाइगर शार्क 40। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न हमारा है, यूएई के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडेक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है यूएई की राजधानी दुबई में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 के स्लोवेनिया ओपन पुरुष एकल प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। तो फ्रेंड्स, ये की है सबीर वर्मा जी ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आर मुकुंदन जी को। तो फ्रेंड्स, आर मुकुंदन जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री। तो ये कौन बन गई हैं पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो ये बन गई हैं हमारी रयाना बरनाबी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड की कौन सी वंदे भारत ट्रेन चलाने वाले हैं। तो ये उत्तराखंड की पहली ट्रेन होने वाली है, उत्तराखंड की पहले वंदे भारत ट्रेन, जो कि देहरादून से चलाई जाएगी। और यहाँ उद्घाटन में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये भी वहाँ पे देहरादून रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। मई 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद का भवन उद्घाटन करेंगे, तो वह लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है। तो ये रखेंगे सेंगोल। और सेंगोल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें,
यह एक राजदंड अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के लिए हस्तांतरित को चिन्हित करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। अभी ये इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है और ये जब हमारी नई संसद का उद्घाटन होगा तो वहाँ पे संसद में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गनेमत सेको दर्शना राठौर हाल ही में खबरों में देखे गए थे। ये दोनों लोग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थी? तो ये दोनों गर्ल्स शूटिंग से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पहला भारत एशियान नौसैनिक अभ्यास किस समुद्र में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया था दक्षिणी चीन सागर में। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार विजेता किसे घोषित किया गया है? तो फिक्शन के लिए, फिक्शन एक मूवी है और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य में दिया जाता है, मीडिया वालों को साहित्य में या फिर फिल्म मेकर्स को दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी, ए बारबरा किंगसोल्वर और बी हरनाज रियाज, ये दोनों लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा श्रीलंका में, श्रीलंका में नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित कूनो पार्क है तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे वो एक लेखक थे रमेश मजूमदार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन की वर्ष बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है श्रीलंका को। माना कोई लोन दिया है और उसको चुकाना था 28 मई को, तो 28 मई को ना चुकाकर वो नेक्स्ट 28 मई 2024 तक उसको वैलिडेट कर दिया है। और वो देखते हैं नेक्स्ट की क्रेडिट लाइन $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का हिस्सा है, जिसे पिछले वर्ष श्रीलंका के चरम संकट के दौरान भारत द्वारा बढ़ाया गया था और मार्च में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब ये 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। धन का उपयोग ज़्यादातर दवाओं और भोजन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में रविंद्र जयंती मनाने के लिए कौन सी जयंती ये जो मनाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर की? तो फ्रेंड्स ये मनाई गई थी 162वीं जयंती। और रविंद्रनाथ जयंती एक महान बंगाली कवि थे, उपन्यासकार, लेखक थे, दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। और भारतीय राष्ट्रीय गान के जो लेखक थे वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश का भी इन्होंने ही राष्ट्रीय गान लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे में। और बात करें, यह नागरिक उड्डयन पर एशिया की सबसे बड़ी घटना है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार देश के तेज़ी से बढ़ते विमाननबाज के लिए क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। मंत्री ने कहा 2014 में घरेलू यात्रियों की संख्या 60 मिलियन थी और 2019 में बढ़कर ये 144 मिलियन हो गई है, जो कि इसका 2.5 गुना ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद उड्डयन क्षेत्र की रिकवरी भी आकार की रही। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 7 धार्मिक स्थलों को। तो कौन कौन से वो 7 धार्मिक स्थल? ये सागरमाला परियोजना है, तो गुवाहाटी में स्थित कामाख्या, पांडुनाथ, अस्कलांता, डॉल गोविंदा,
उमानंद, चक्रेश्वर, औनियत 17 के नाम 7 ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ेगी। सर्किट हनुमान घाट उजान बाजार से निकलेगा और जलमार्गों के माध्यम से उपरोक्त सभी मंदिरों को कवर करके अपनी यात्रा पूरी करेगा। तो काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था जापान के अंदर। और वहीं बात करें G7 में 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान शामिल हैं। 2014 से इसमें रूस भी शामिल था, तब इसको G8 का नाम दिया गया था। उस समय G8 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग शिखर सम्मेलन जो हाल ही में खबरों में था, तो निम्नलिखित में से किस देश में अरब लीग आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था सऊदी अरब में। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा। बात करें 20 सदस्यीय लीग जो सऊदी शहर जेद्दा में बुलाई जा रही है, हाल ही में सीरिया को बहाल किया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने सऊदी अरब में 12 वर्षों में पहले क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 12 वर्षों के बाद पहले क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में सीरिया के राष्ट्रपति ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में पेपर अरेबिया 2023 प्रदर्शनी समाचारों में देखी गई थी, यह निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया दुबई के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स मधुमक्खी की जो दिवस की जो थीम थी वो पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खी, ये इसकी थीम थी। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। और वहीं बात करें मधुमक्खी दिवस, तो 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1734 में आज ही के दिन यानी 20 मई के दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था और संयुक्त राष्ट्र 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2023 थीम पर्यावरण अनुकूल कृषि अनुदान में लगी मधुमक्खी इसकी थीम थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कंपनियों ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ करार किया या फिर साथ काम करने का फैसला किया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है HPL मित्तल एनर्जी। तो HPL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेटेड लिमिटेड और एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनकी इंफॉर्मेशन जो फुल इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप लोग ध्यान में रखें। ये यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हाल ही में 2000 के नोटों को पूरी तरह से प्रचलन से हटा लिया गया था, नोट वैध मुद्रा नहीं रहेगी। तो 2000 वाला जो नोट है ये बोल रहे हैं बंद कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2000 रुपये के पीछे भाग में मंगलयान का रूपांकन है, तो ये बिल्कुल सही है। नवंबर 2014 में एनडीए सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद 2000 रुपये के नोट चलन में आए। तो उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स ये गलत है। चलन में जब आए थे ये तो 2016 में बंद किए थे और 2017 तक ये 2000 के नोट आ गए थे। और वहीं बात करें फ्रेंड्स 2000 का नोट जो है वो फिर से चलन में बंद हो जाएगा 30 सितंबर तक। इसका जो है वो 30 सितंबर तक जो है आपके 2000 के नोट हैं वो आप लोग जाकर बैंकों में बदल सकते हैं। 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट प्रचलन में या फिर वो वैध नहीं रहेगा। तो ऐसी सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मई 2023 में किन संगठनों ने सहयोग किया है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है पेटीएम, SBI कार्ड और NPCL, और दूसरा ऑप्शन है वीज़ा, SBI कार्ड, NPCL, तीसरा है पेटीएम, HDFC कार्ड, NPCL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम, SBI कार्ड एंड NPCL। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो सबसे लंबे स्काई ब्रिज का उद्घाटन जो है वो चेन्नई में किया गया है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक पुलों में से एक उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई 570 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 4.2 मीटर है। स्काई वॉक ब्रिज माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस को जोड़ता है, जो यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, एसडीजी प्रगति को मापने के लिए भारत का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो एसडीजी को मापने के लिए जो भारत का पहला शहर बन गया है वो है फ्रेंड्स भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 17 बिंदु लक्ष्य को एक सेट है जो सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए सहमत हुए हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओपन वर्किंग ग्रुप द्वारा प्रस्तावित किया गया है, लक्ष्यों ने सतत विकास लक्ष्यों पर 169 लक्ष्यों और 304 संकेतों को परिभाषित किया है और 2030 तक हासिल किया जाना है। सतत विकास लक्ष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किए गए थे और इसका जो पहला शहर है वो भोपाल बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ICAI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है मालदीव के साथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की काठमांडू, मालदीव की माले, चाइना की बीजिंग। और केंद्रीय मंत्रिमंडल 18 मई 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट मालदीव के बीच एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व माप विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स ये थी 2023 की जो थीम रही है वो ऑप्शन 4, मैनेजमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। ये विश्व माप विज्ञान दिवस की थीम रही है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व माप विज्ञान दिवस थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स ये दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गया है। विश्व माप विज्ञान दिवस जो है 20 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व माप दिवस 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये द गोल्डन किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, 19 मई 2023 को लॉन्च किए गए गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ के लेखक कौन है? गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ के लेखक जो हैं वो हैं आदित्य भूषण। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा। अंशुमान गायकवाड़ ने 19 मई 2023 को आदित्य भूषण द्वारा लिखी अपनी अर्ध आध्यात्मिक पुस्तक गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ का शुभारंभ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक होने वाली, हो सकता है एग्जाम्स में पूछ ली जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने युवाओं के लिए नई योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये दी है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश द्वारा। और मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल के राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो योजना और कमाओ योजना नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। यही योजना 12वीं कक्षा ITI स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं के लिए उपलब्ध है। युवाओं को कौशल सीखने के लिए प्रतिमाह 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का वजीफा दिया जाता है। तो जो भी बेरोजगार युवा हैं वो अगर इस प्रशिक्षण को कौशल को सीखेंगे तो उनको 8 से 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा वजीफा के नाम से। अगला है, जापान ने हाल ही में भारत की UPI भुगतान प्रणाली में शामिल होने की इच्छा दिखाई है। तो UPI में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नेपाल। जापान सीमा पर लेन देन भुगतान तंत्र को बढ़ाने के लिए भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली को अपनाने पर विचार कर रहा है। UPI को संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देशों द्वारा अपनाए जाने के बाद सीमा पार भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें पहला देश निकल कर आया है नेपाल।
अगला है हमारा, भारत मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार और रक्षा में सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा दक्षिण कोरिया के साथ। भारत वर्तमान में G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। G20 समूह में जो है वो टॉप 20 इकोनॉमिक वाले कंट्रीज आते हैं, और दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली व्यापक क्षेत्रीय रणनीति इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। और भारत और दक्षिण कोरिया व्यापार और निवेश, IT, हार्डवेयर निर्माण, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने में सहमत हुए। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया को हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की है। और अगला प्रश्न है हमारा, किन देशों के वैज्ञानिक ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी एक तकनीकी है जो कि चीन द्वारा विकसित की गई है। चीनी वैज्ञानिक ने लाल रक्त कोशिका झिल्ली नकल करने वाले पंजे एक कोट के साथ तैरने वाला माइक्रो रोबोट विकसित किया है। रोबोट व्यास में 20 माइक्रोन और इसमें टर्टिग्रेड्स से प्रेरित पंजे, जो एक प्रकार का छोटा अक्वेरियसीय है। वहीं बात करें, पंजे नसों के माध्यम से बेहतर नेविगेशन की अनुमति देते हैं, सटीक दवा के लिए वादा दिखाते हैं। शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो खरगोश के नस में रोबोट की गतिविधि पर नज़र रखी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरह से कि सटीक दवा का एक जो पंजा है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है माइक्रो रोबोट से। और ये किसने बनाया? चीन ने। और ये पहला एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? खरगोश की नस में रोबोट की गतिविधि को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विमान ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के उद्पोत पर पहली समुद्री लैंडिंग की है? तो फ्रेंड्स ये की है MS-60R ने। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ MS-60R हेलीकॉप्टर का एकीकरण पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने और निगरानी संचालन करने की नौसेना की क्षमता और मजबूती करेगा। और वहीं बात करें, भारतीय नौसेना के अनुसार MS-60R हेलीकॉप्टर एक बहुमुखी मंच है, यानी यहाँ से जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ और भी बहुत सारे असाधारण ASW निगरानी, एंटीसिपिंग, खोज बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। और वहीं बात करें, भारतीय नौसेना के MS-60R हेलीकॉप्टर इंडियन नेवल से कोलकाता पर उतरकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह अपनी असाधारण निगरानी, नौवहन, रोधी और खोज बचाव की क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 के प्रथम स्थान के विजेता के ताज किसको पहनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये पहनाया है सानिका लहाड़े को। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया? तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो है वो किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हमने आपको बताया था यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे वो मनोज सोनी ने शपथ ली है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो कमीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी यानी सेंट्रल वैकेंसीज को कमीशन है ये। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी का प्रावधान है, उल्लेख है। और यूपीएससी और संयुक्त राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और हटाया भी जाता है। यूपीएससी भारतीय योग्यता प्रणाली की प्रहरी है। सर राज बरकर ने यूपीएससी के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर राज बारकर। और प्योज मिलन बेथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। पोज मिलन बेथ्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथियों की DNA की प्रोफाइलिंग करना शुरू की है?
तो ये की है झारखंड में। तो झारखंड की राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात की जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव और अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ये झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट अभयारण्य थे। वही नेक्स्ट है हमारा माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो ये किया है गौरी खान ने। माई लाइफ इन डिज़ाइन का अनावरण गौरी खान द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, मई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज का हमारा ये प्रयास और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।